नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप सभी लोग यहाँ पर अब पेट की तैयारी में एकदम इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब आपको थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि लगभग लगभग सारे पार्ट्स अच्छे से करा दिए गए हैं और प्रैक्टिस भी लगातार आप कर रहे हैं। प्रैक्टिस अलग अलग सेशंस की कर रहे हैं, जैसे कि आप अरिथमेटिक की अलग कर रहे हैं, ग्राफ तालिका की अलग कर रहे हैं। मैंने ऐसे में कुछ निर्णायक और अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के एक रिवीजन स्टार्ट किया है। रिवीजन में हम अंगणित के सवालों को भी कवर कर रहे हैं और ग्राफ तालिका के भी सवालों को कवर कर रहे हैं। इसको एक प्रॉपर क्लास मानिए, ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ पर वही चीज आ जाए जो एग्जाम की है। यह एक बेस बनाएगा, एक आपको कॉन्सेप्ट देगा और इससे आप अपने आप को टच भी करा सकेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस रिवीजन में इन्वॉल्व करूं, और मैं जानता हूं रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेकर के जितनी भी चीजें कनेक्ट हो सकती है उसको कवर करूंगा। अंगणित के अच्छे अच्छे सवालों को कवर करूंगा, ग्राफ तालिका के सवालों को कवर करूंगा। तो मतलब प्रॉपर रिवीजन आपकी यहाँ पर क्लास से होगी। पहली रिवीजन क्लास है, ऐसी में कम से कम 5 क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा बिफोर एग्जामिनेशन। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक एक सवाल पर मेरे साथ जुड़िए और सवाल का सोल्यूशन करते हुए हमें कमेंट करते चलिए, ठीक है। बताते चलिए कि सवाल आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, एकदम क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मुझे सब कुछ स्पष्ट करते चलिए। तो आइए शुरू करता हूं मैं यहाँ पर पहले सवाल को लेकर के सोल्यूशन आपको देता हूं। देखिए, इस तरह का सवाल आपको अंगणित के हिस्से में मिल जाता है। ग्राफ तालिका में भी ऐसे कंपैरिजन आपको बहुत यूज करने को मिलते हैं। जैसे इसमें हमको 3 वैल्यू दिया है, एक पी दिया है जो कि 3/11 है, करेक्ट है। पी दिया है 3/11 है। इसी तरह से आपके पास क्यू दिया है जो कि 1/4 है, करेक्ट। ऐसे आर जो दिया है वो 4/15 है। 3 वैल्यू हमारे पास है, पी है, क्यू है और आर है। कह रहा है कि हमको एक कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब देखिए, जैसे अगर मान लो ए बड़ा है बी से तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। अगर मान लो x छोटा है y से तो कुछ ऐसे दिखाए, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन होता है। इसी को आरोही अवरोही का प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमें तीनों भिन्नों को कंपेयर कर लेना चाहिए। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है डिसाइड कर लेना चाहिए, फिर अपने हिसाब से आंसर हम लोग रेफर कर लेंगे। आइए मैं आपको बताऊं कैसे हमें कंपेयर करना। अपने पास 3/11 है, 1/4 है और 4/15 है। 3 ऐसे भिन्न है जो बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन हमें जैसे इसको सॉल्व करने की, इसको चेक करने की स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। किसी का हर सेम नहीं है, अंश हर का अंतर भी सेम नहीं है, अंश भी सेम नहीं है। तो एक सबसे बेहतरीन प्रोसेस है कि आप डेसिमल में लिख लो। जैसे डेसिमल में लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, लगाते ही 3 का 30 हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा, ऐसे कर लीजिए। फिर ऐसे इसमें भी डेसिमल लगाइए, 1 का 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। ऐसे इसकी बात अगर करें तो एक दशमलव लगाते हुए 15 जो 4 का 40 हो जाएगा, 15 दूना 30 होगा। देखिए, दशमलव के बाद सारे अंक सेम है। जब सारे अंक सेम है तो एक एक स्टेप और चलना होगा। जब सोचो ये 30 हुआ था, 11 दूना 22 आप गए थे तो 8 बचा होगा। 8 के आगे एक जीरो अपने आप लगेगा, 77 मतलब 80 होगा। तो 11 सते 77, 0.27 जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ की बात करो तो ये तो 4 से जब आपने इसको डिवाइड किया था, 4 दूना 8 आया था 10 में, तो 2 बचा होगा, 4 पंचे 20 करना होगा। इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर 40 हुआ था, 15 दूना 30, 10 बचा था तो 15 छक्के 90, क्योंकि 10 के बाद एक जीरो और बढ़ेगा तो 15 छक्के 90 जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कंपेरिजन की, ये आपको पता है पी है, यह क्यू है और आर है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो सबसे बड़ा पी है, उसके बाद आर है, फिर क्यू है। अगर छोटे से चले तो पहले क्यू होगा, फिर आर होगा, तब पी होगा। तो अगर देखो तो यहाँ क्या है, लिखा है पी लेस देन क्यू, तो ये गलत बात है। पी कैसे लेस है भाई क्यू से? Q लेस देन आर, जो Q है लेस देन आर है, बिल्कुल सही बात है। और R लेस देन P, एकदम सही बात। इसका मतलब P सबसे बड़ा है अगर आप इस ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हैं जिसमें छोटे से गए हैं बड़े की तरफ। पहले Q को लिखा है, Q मतलब 0.25, उससे बड़ा कौन है? R है, 0.26 है, और उससे बड़ा P है 0.27। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो एकदम सही आंसर है। तो बी ऑप्शन आपको भी लगाना चाहिए और आशा करता हूं आपने लगाया भी होगा। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। तो ऐसे सवालों पर अपना फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? यस। नेक्स्ट देखो क्या करना है। देखो, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल में जो यहाँ पर समझ पा रहा हूँ इस परीक्षा के नेचर को, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे ये है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, क्योंकि हम देखे हैं जो पिछला पैटर्न, उसमें कुछ भी पूछ लिया है। नंबर सिस्टम पाठ्यक्रम में नहीं होता, लेकिन पूछ लिया है। यूनिट डिजिट पूछा ही गया है, थ्योरेटिकल पूर्ण वर्ग संख्या दे ही रहा है, संख्या के बारे में बात कर ही रहा है। तो हमसे इसने पूछा √3 क्या है? एक शांत आवर्ती दशमलव है। शांत आवर्ती दशमलव क्या होता है पता है? जैसे अगर किसी भिन्न को आप p/q में लिखें, ठीक, अगर q इसको पूरी तरह से या दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड कर दे तो यह शांत हो जाता है। शांत का मतलब है, जैसे आप समझिए, जैसे 2/5 लिखा है,
5 से इसको भाग करिए 0.4 हो जाएगा। तो इसने डिवाइड कर दिया दशमलव के बाद, ये शांत दशमलव है। यहां पर इसने शांत आवर्ती दशमलव, तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ √3 की वैल्यू क्या होती पता है? √3 की वैल्यू होती है 1.732 सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाता है। अनंत आवर्ती दशमलव है, एक अनंत अनावर्ती दशमलव है, एक शांत अनावर्ती दशमलव है। मतलब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए शांत आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं तो पहले समझिएगा, यहां पर भिन्न में भिन्न की स्थिति क्या होती है? भिन्न दो प्रकार से जस्टिफाइड होते हैं। एक होता है शांत, जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग यहाँ पर भिन्न को जैसे p/q लिखें तो q p को पूरी तरह से डिवाइड कर दे या दशमलव के कुछ स्थान के बाद डिवाइड कर दे। इसकी पहचान होती है q = 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में रहता है। मतलब नीचे या तो 2 रहेगा, 2 की पावर में कोई मान रहेगा, या तो 5 रहेगा, या 5 के ऊपर भी पावर कोई एक मान में रहेगा। ऐसे ही अगला होगा अशांत। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे ऐसे भिन्न होंगे, जैसे 1/3 है, 0.333333 करता चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इस भिन्न को जो अशांत है ना, हम सबको आवर्ती कह देते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। ये सारे जितने भी अशांत होते हैं इन सबको आवर्ती कहा जाता है, रिकरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। अब यही हमसे कह रहा है, जैसे ये जो भिन्न होता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये आवर्ती नहीं होता है। आवर्ती इसलिए नहीं है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती अगर होता ना तो दशमलव के कुछ अंक के बाद अपने आप को या उसके कुछ टर्म को लेके दोहराना शुरू कर देता। यह आवर्ती नहीं है। अगर हम लोग भिन्नों के हिसाब से इसको कंपेयर करें, जैसे हम अपरिमेय कहते हैं, तो पहली चीज तो किसी आवर्ती से कंपेयर मत करो, आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है। अब आती है बात यहां पर शांत अनावर्ती की। तो शांत तो है नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूड बढ़ता चला जाएगा दशमलव के बाद की वैल्यू। तो यह अशांत, अनंत बेसिकली आप कह सकते हैं, अनावर्ती है। तो इसका राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने जब इसको पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम में, तो इस नंबर को हमने अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिया होगा, जिसे आप लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़िए। अब ये देखो, ये तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि ये वर्गमूल भी लिख रहा है और घनमूल भी लिख रहा है। सबसे पहले रूट के अंदर देखिए है, हमें वर्गमूल करना है इसका। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 का वर्ग होता है, आप सबको पता है। 2 2 4 2 6, 6 स्थान पर दशमलव है तो हमको 3 स्थान पर दशमलव लगाना चाहिए। अब इसका हमें घनमूल करना है, तो 8 का घनमूल 2 होता है, और अगर 3 स्थान पे दशमलव है तो 1 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो इसका राइट सोल्यूशन 0.2 होगा। तो 0.2 बी ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सही सोल्यूशन था और सही सवाल था, बढ़िया सवाल था। इस तरह से आप क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। दो संख्याओं का औसत यम है, इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। अगर एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इन दोनों संख्याओं का जो औसत है, इन दोनों संख्याओं का जो औसत है, औसत कितना है बताएं? यम है। तो औसत गुणे अगर हम संख्या कर दें, गुणे संख्या कर दें, क्योंकि संख्याएं 2 ही है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 2m। ये हो गया योग, करेक्ट है। मैंने औसत गुणे संख्या किया तो योग हो गया। तो ऐसे में दोनों संख्याएं हमारे पास जुड़कर a + b = 2m हो जाएंगी। अब अगर एक संख्या n है तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है बताओ कितना होगा। तो दूसरी संख्या आपका b = 2m - n होगा। तो 2m - n आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी कंफर्म हुआ होगा, समझ रहे बातों को? यस। अब ये देखिए, हमारे पास कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही वर्बल और क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। ये मत सोचो कि बहुत टफ आ जाए, ये सोचिए कि हमको बेस हमारा डेवलप कर दे, हमें सब कुछ कंफर्म कर दे, तभी तो हम बेहतर कर पाएंगे। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। निम्नलिखित तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ियों के नाम ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। गेम्स के नाम गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, 4 गेम हैं। इन्होंने रन बनाए, अंक बनाए। जैसे हम खिलाड़ी के हिसाब से कंसीडर करें, मान लो खिलाड़ी ए है, तो इसने पहले गेम में 12, दूसरे में 8, तीसरे में 10, चौथे में 6 बनाया। गेम की बात करें, अगर मान लो कोई गेम कंसीडर करो, गेम 2, तो गेम 2 में प्रत्येक खिलाड़ियों के रन ऐसे हैं, अंक ऐसे हैं, ठीक है। आइए सवाल पर चलते हैं। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? मतलब उस खिलाड़ी को काउंट करना जिसने सर्वाधिक अंक अर्जित किया है। अब सर्वाधिक अंक अर्जित किया है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ के देखिए, 12, 8, 20, 10, 30 से 36 अंक इसने अर्जित किया।
8 से 14 4 18 अंक इसने अर्जित किया, 8 11 19 4 23 3 26 अंक अर्जित किया, 12 10 22 2 24 24 8 32 अंक अर्जित किया। तो सर्वाधिक तो प्लेयर ए ने ही बनाया है ना, इस हिसाब से प्लेयर ए हो जाएगा। और हम दूसरी तरह से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे? मतलब अगर आंकड़े बड़े होते तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते थे। कैसे? जैसे गेम 1 देखते तो गेम 1 में सर्वाधिक स्कोर किसने किया है? ए ने। गेम 2 देखते तो डी ने सर्वाधिक स्कोर किया है। गेम 3 में फिर ए ने सर्वाधिक स्कोर, और गेम क्या कहते हैं 4 में फिर डी ने किया। तो मतलब एक प्रकार से बहुत कंपेरेबल थे दोनों, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया दोनों को, बहुत ही नजदीक, क्योंकि 2 गेम में ए ने परफॉर्म अच्छा किया है, 2 गेम में डी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर काउंटिंग पर चलेंगे तो ए सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी है, तो इसलिए हम लोग राइट सोल्यूशन यहाँ पर सी ऑप्शन लेंगे, क्योंकि खिलाड़ी का नाम ए है जो अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या, अभी हमने जोड़ा था, इसका मान कितना आया था जोड़ करके? 36। मतलब अगर ए के टोटल अंक की बात करो तो 36 है भाई, 16 16 8 24 24 12 36। गेम्स की बात करो तो 4 है, तो 4 से भाग कर दिया, औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, करेक्ट है बी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं। सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब खिलाड़ी, खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन सा है? अभी पीछे किया था हम लोगों ने, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पीछे देखिए हमने जोड़ा था, तो सबसे मिनिमम स्कोर बी ने किया था। ठीक है, सबसे मिनिमम स्कोर किसने किया था? बी ने किया था। तो इस सवाल का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, जो बी ही ऑप्शन में है, क्योंकि बी का स्कोर सबसे कम था भाई। इसका तो हमने जोड़ा था 36 आया था, इसका जोड़ा था 32 आया था। 8 से 14 4 18, सबसे मिनिमम स्कोर ए बी ने किया था। इसका भी देख लीजिए तो आपके पास ज्यादा ही है, 18 1 11 11 और 8 19 4 23 3 26, ये देखिएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बी खिलाड़ी हो गया, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन भी होता है। सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर बताना है। सी की बात करना है और डी की बात। सी ने 32 बनाया था और डी ने अभी अभी किया था, देखिए कितना बनाया? 26 बनाया था। तो हमें औसत अंकों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो पहले ही अंक, क्योंकि हम देख रहे हैं गेम्स की संख्या तो सेम है सब में, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो हम पहले से अंतर कर लें तो 26 से 32 होता है, और 6 को हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि संख्या तो 4 ही 4 दोनों में है, तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन होगा, 1.5 करेक्ट आंसर होगा, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 8वां भी डन होता है आपका। 9वें पर आइए, इसको हल करिए। इसने लिखा है 9 की पावर m गुणे 3 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 3 बटा 3 है गुणे 81 की पावर 4 है, करेक्ट है। और यहां पर है 3 की पावर m 9, तो हमें m का मान बताना है, m का मान। आइए ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 होता है, 2m कर दीजिए। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 27 होता, 3 3 9 है, बटा 3 है गुणे 3 की पावर 4 81 होता, 4 चौके 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 की पावर m है 9 है। ये तो ऐसे ही खत्म हो रहा है, ये देखिए खत्म हो गया। इन सबको उधर ट्रांसफर कर दें तो 3 की पावर 2m गुणे 3 की पावर 5 कर सकते हैं, या करने की क्या जरूरत है? बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, वैसे भी जानकारी है आपको। अगर हम इसको लिखना चाहें, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो 3 की पावर 2m प्लस 5 होगा, सही है भाई, बेसिस सेम है। और इसको अगर उधर ले जाएं तो 16 1 17, 3 की पावर 17 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? 2m प्लस 5 बराबर 17, तो 2m बराबर 17 से 5 निकालो 12, तो 2 से इसको काटे तो 6 होता है। तो डी ऑप्शन इसका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, बढ़िया सवाल था। तो ऐसे सवालों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को और रिवीजन करिए अच्छे से। देखो इस सवाल को समझो, इसने क्या कहा? रूट 54 रूट 150 बराबर 19.60, मतलब इसका इसने मान दे रखा है हम लोग को, और पूछ क्या रहा है हम लोगों से? रूट 216 प्लस रूट 96 का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक उत्तर देना है, मतलब इसके दशमलव के एक स्थानों तक हमको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें देखो इसी से कनेक्ट करेंगे तभी यह सेट होगा, तभी ये कंफर्म होगा, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हम पहले तो इसी को देखते हैं, जैसे लिखा है रूट 54, थोड़ा इसको शॉर्ट करिए, और यहाँ पर कितना है? रूट 150, रूट 54 प्लस रूट 150 है, बराबर आपके सामने कितना है बताएं? 19.60, सही है, यस।
54 को हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 का मतलब होता है 9 त्रिक 27, तो आप 9 छंगे 54। दरअसल हमारी कोशिश रही कि हम पूर्ण वर्ग सेट करें, तो इसमें पूर्ण वर्ग है, हाँ बिल्कुल है, कौन है, 9 गुणे अगर आप 6 कर दें तो पूर्ण वर्ग सेट हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करें तो 25 छक्के 150 होता है, तो 25 छक्के तो 25 गुणे 6 कर दें, बराबर 19.50 है। इसका वर्गमूल 3√6 हो गया, और इसका वर्गमूल 5√6, मतलब 5√6 कर दीजिए इसको, बराबर 19.50 है। तो अगर सोचा जाए तो 3 5 8√6 है, मतलब ये जो मान है आपका 19.50, ये 8√6 का मान है। यहां भी सेम उसी तरह से करिए, 216 लिखा है, 36 गुणे 6, 36 गुणे 6 216 होता है, तो आप लिखिए रूट के अंदर 36 गुणे 6। दरअसल हम पूर्ण वर्ग में ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसकी बात करा जाए तो 96 को थोड़ा 16 छके 96, इसको भी हम 16 गुणे 6 कर सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6, तो 6√6 हो जाएगा, और 16 का 4, 4√6 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के देखा जाए 10√6 है। इसका मान बताना है आपको, दिया कितने का है, 8√6, 8√6 का मान है 19.50, और हमको निकालना है 10√6 का मान, ठीक है। आइए तुलना करते हैं मान का, √6 से खत्म, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है, 5 का गुणा करें, 4 से भाग करें, 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 9 45, 2 47, 7 हासिल 4, 5 1 के 5 4 9, बटे आप कर दो 4, 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, और 4 छंगे 24, 3 27, 4 8 32, 4 8 32, 32 3, 4 7 28, 4 पंचे 20, ये हो रहा होगा। तो आपके हिसाब से 26 में सेट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, देख लीजिए 8√6 की वैल्यू हम लोग को दे रखा है, देखिए कितना है 19.50, हमसे 10√6 का मान पूछ रहा है, √6 से गया दिख पा रहा है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ पर थोड़ा शायद मिस्टेक है, देख लीजिए मिस्टेक तो बहुत नहीं लग रही है। 4 दूना 8, ये हमने गलत लिखा, बाकी सब सही है, केवल भाग है। 4 दूना 8 है, 1 7, 4 चौके 16, 1 5, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंचे 20, 24.375 है। अब यहीं पर थोड़ा देखना है, दो ऑप्शंस हैं, 24.37 के हिसाब से अगर चलते हैं तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 दूना 8 कर दिया, 1 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, सही है, तो हम हिसाब से अगर सोचे तो ये 24.5 पर जाएगा, 6 पर नहीं जाएगा, तो पहले ऑप्शन को आपको प्रेफर करना होगा। राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन रहा है, 10वां सवाल डन होता है। तो बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल पर भी फोकस रखिए, क्योंकि तुलनात्मक है, नॉर्मली कोई सोचेगा चल के आंसर निकाले तो पॉसिबल नहीं होगा। ट्राई करिए, बेहतर करिए, बेस्ट करिए। अगले सवाल पर आओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रूट के अंदर देखो क्या पूछा है, 2116 गुणे रूट में क्या है 48, भागे कितना है 6, ठीक है, इसको क्लोज कर दें, बराबर आपका 92 है। सबसे पहला काम क्या करिए, पहला काम आप चाहे तो यहीं से कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू करें, और इसी को थोड़ा सा ब्रेक एक करिए अपने हिसाब से, क्या जाता है 48 भागे x से, नॉट 6, ठीक है, ATG x है। एक चीज तो अभी कर सकता हूं, अगर हम वर्ग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही हो जाएगा 2116 गुणे रूट 48 डिवाइड बाई 6, बराबर ये 92 का वर्ग हो जाएगा, 92 गुणे 92 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहे ना तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, x फिर लिखना था मुझे, 48 भागे 6 x बराबर ये जाएगा नीचे 92 गुणे 92 बटे कितना होगा 2116, ये होगा, ठीक है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये जाएगा, डिवीजन होगा प्रॉपर, और 4 से पहले आप काट लीजिए, 4 से 23 बार गया, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 9 36, सही है। 23 से फिर जब 23 से 23 बार होता है, और 23 शौ के 92 होता है, तो कुल मिला के ऊपर 4 बचा। रूट में क्या है अपने पास 48 भागे x बराबर आपका 4 है। फिर से आप चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, जैसे ही वर्ग करेंगे तो 48 बटे x होगा, बराबर यहाँ 16 होगा, तो 16 तिया 48, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर कितना हो रहा है 3, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं, और आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, सब लोग कमेंट करते चलिए भाई, देखते चलिए, बताते चलिए, बहुत बढ़िया से रिवीजन आपका हो जाएगा अगर हम इसको सही से कनेक्ट करते हैं, सारे सवालों को डन करते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, कितनी है 4000, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी,
ट्रेडिशनल करेंगे तो आएगा, लेकिन टफ होगा, टाइम टेकिंग होगा, इसके लिए एलिगेशन सबसे बेस्ट होता है। कैसे? जैसे आप देखो 4000 पहले जनसंख्या थी जिसमें पुरुष भी थे महिलाएं भी थी। जब पुरुषों में 10% और महिलाओं में 20% इंक्रीज होता है तो ये पहले की जनसंख्या थी, ये अब की जनसंख्या हो गई, वो कितनी बताएं? 4500। पहले की अगर 4000 थी तो अभी की कितनी हो गई? 4500। सवाल कहता है क्या, देखो अगर पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या, देखो ये हुआ कैसे, जब पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10 और 20% का इंक्रीज किया गया। अच्छा एक बात सोचिए कि अगर पहले हमारी जनसंख्या 4000 थी तो कितने पुरुष थे कितने महिलाएं थे? कंफर्म थी? नहीं। हाँ, इंक्रीज हमें समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक कुल 500 बढ़े हैं। ये भी मैं कह सकता हूं कि जो 500 है, ये जो बढ़ा आपको दिख रहा है, इसको आप चाहे तो परसेंट में बना लें तो एलिगेशन करना भी आसान हो जाए। जैसे आप ये सोचो कि अगर हमारे पास जनसंख्या 4000 थी और कुल इंक्रीज 500 का हुआ है, तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि ये बताओ कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप कहोगे सर गुणे 100 कर दें और बटे 4000 कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 2 जीरो ए जीरो, 4 से भाग करिए 12.5, 12.5% का इंक्रीज हुआ है कुल। सही पूछा जाए 12.5%, 12.5% का इंक्रीज हुआ है। अगर मेल फीमेल कैटेगराइज कर दें तो पुरुषों की संख्या में 10% का इंक्रीज है और महिलाओं की संख्या में 20% का इंक्रीज है। ओवरऑल हमने जो इंक्रीज देखा 12.5% का है। इसी से हम एलिगेशन लगाते हैं। कैसे होगा? इसका डिफरेंस 7.5 होगा, इसका नहीं 2.5 होगा, और इसका डिफरेंस 7.5 होगा। तो 25 एक के 25, 25 तियां 75, 3 और 1 का अनुपात होगा। 3 अगर पुरुष हैं तो 1 महिलाएं, 3 अगर पुरुष हैं तो 1 महिलाएं हैं। आप देख पा रहे हैं? तो ऐसे में अगर हम इन दोनों को जोड़ें अनुपातों को तो 3 1 4 होता है। और यह संख्या पहले कितनी थी? 4000 थी। 1 बराबर 1000 होगा। महिलाओं की संख्या तो 1000 थी। पुरुषों की संख्या देखो, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या आनुपातिक रूप से 3 है, तो 3 है बराबर 3000। इसका मतलब प्रारंभ में जब नए सदस्य नहीं थे तो उस समय पुरुषों की संख्या 3000 थी। एक दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं सवाल को हल करने में। जैसे अगर हम यहाँ परसेंट ना बनाते, सीधा 500 ही लेकर जाते तो भी हो जाता। जैसे तब उस स्थिति में वही एलिगेशन, अभी यही रेशियो सेम बनकर आएगा। कैसे? मान लेते कि सबके सब जो 4000 थे सब पुरुष थे। अगर इस पुरुषों में 10% का इंक्रीज होगा तो 4000 का 10% 400 होगा। ये पुरुषों की बात करो। और महिलाएं अगर हम मान ले नहीं पुरुष नहीं थे, सब महिलाएं थी। सुनो मेरी बात को, 400 इंक्रीज तब होता जब माना जाता कि सभी 4000 जितने भी पॉपुलेशन के लोग हैं वो सब के सब पुरुष हैं। बट इसके हिसाब से देखा जाए तो 500 का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सब पुरुष नहीं थे। चलो मान लो सब महिलाएं थी, अगर सबको महिलाएं मान लो तो इसका 20% कितना होगा? 800। भाई महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन हमने देखा कि हमारा वृद्धि तो केवल 500 का है, तो इसका मतलब सब महिलाएं नहीं थी। तो एलिगेशन लगा दो। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है। देखिए 3 अनुपात 1, वही जो यहाँ बन रहा है वही वहां बन रहा है। दोनों से आप कर सकते हैं और इस तरह का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न का यूज डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सुनिएगा। यदि एक परिमेय संख्या, तो परिमेय जान लीजिए क्या होता है, जो p बटा q के रूप में होता है। मतलब किसी भी संख्या को अगर आप भिन्न बना दें तो परिमेय हो गया। बस ध्यान रखिएगा q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हर का मान हो कभी शून्य ना होने पाए। सवाल कहता है किसी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है, जहां पर n और m गैर ऋणात्मक का मतलब नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब जो m और n के मान है वो पॉजिटिव नंबर हो। बेसिकली आप ऐसे समझ लो, पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो का मतलब 0 से लेकर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक हो, पूर्णांक है तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 होंगे, दशमलव की वैल्यूज नहीं होगी। तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? मैंने शुरुआत के सवाल पर डिस्कस किया था। अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में है और 0 नहीं है इसने कहा, और q की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो याद रखिएगा ये जो भिन्न बनेगा सबसे पहले टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर कोई भिन्न टर्मिनेटिंग हो गया तो उसको कहते हैं शांत होना। क्या कहते हैं? शांत। तो हमने कहा अशांत तो होगा नहीं, शांत हो गया। और अगर कोई शांत हो गया तो वह आवर्ती नहीं होता है, आवर्ती हमेशा अशांत होते हैं। तो भिन्न का अगर हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, मतलब ऐसे हो, देखिए आप, जैसे अगर मान लो p बटा 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, कुछ भी हो, या 5 हो, 25 हो, 125 हो, कुछ भी हो,
या इनका परस्पर आपस में गुणा हो। तो ये सारे भिन्न आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। आप डिवाइड करके देखिए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर अपने आप को ब्रेक कर देते हैं। ये शांत होते हैं, इनका आवर्ती विवर्ती से लेना होना कुछ नहीं होता है। तो ये बी ऑप्शन आप इसको राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल क्या कहता है, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दुगना होता है। जैसे आप एक टोकरी है, पेड़ के नीचे रख दो और पेड़ से आम गिर रहा हो। कह रहा है ये अभी जैसे पहले एक आम गिरा, दूसरे मिनट 2 आम, तीसरे मिनट 4 आम, तीसरे चौथे मिनट 8 आम, जितना है हर मिनट में डबल हो जाता है। यही होता है, समझ रहे ना? मतलब पहले मिनट 1 आम, दूसरे मिनट 2 आम, तीसरे मिनट 4 आम, चौथे 8, फिर ऐसे 16, फिर ऐसे 32, इस प्रकार से आम बढ़ता जा रहा है। टोकरी में रखा आम हर मिनट में डबल हो जाता है। तो यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती, जितनी टोकरी थी हमारी, जो हमारी टोकरी कैपेसिटी थी, ये थी टोकरी कैपेसिटी, आम भरते जा रहे हैं। आम बना नहीं पाऊंगा, नहीं बना के दिखाता आपको। कह रहा है इसको भरने में 30 मिनट लगा। कितना मिनट? 30 मिनट। हर मिनट में डबल होती है, तो इसका मतलब है, अब देखो लिखा होगा, तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगा होगा? आधी टोकरी यहां तक, करेक्ट। यहां तक जब भरा होगा तो उस समय 29 मिनट रहा होगा। अगला मिनट जैसे ही 30वां आया, तुरंत आधे का डबल हुआ होगा। समझ गए ना? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, हो सकता है ऑप्शन में 15 लिखा, देखिए 15 लगाएंगे लोग। समझ रहे? उनको लगेगा कि जब आधी पूरी टोकरी 30 मिनट में, तो आधी टोकरी 15, ऐसे लगाने वाले हैं। लेकिन सोचो सेंस से, हर दूसरे मिनट डबल होती है। जब टोकरी अपनी आधी होगी तो अगले मिनट डबल नहीं हो जाएगी? जितना अभी तक 29 मिनट में भरी, उतना ही अगले मिनट में भर जाएगी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर 29 होगा। ये सवाल देखिए क्या लगा है, आधा भरने, देखिए लिखा होगा आधी टोकरी भरने में 29 मिनट लगा होगा, और अगले ही मिनट 30वें मिनट पूरी टोकरी भर गई होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको समझें, इसको तैयार करें। इस सवाल को देखो, 15 नंबर। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कितना लाना आवश्यक है? 50%। जितना पूर्णांक है मैक्सिमम मार्क, अगर 100 है पूर्णांक तो 50 नंबर पास है। अगर ये पूर्णांक है तो निश्चित तौर पर आप 50 पाओगे तो पास हो जाओगे। करेक्ट है? पास होने के लिए 50 लाना मस्ट है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र, देखो इसको भूल जाओ, ऐसे आओ। फर्स्ट पेपर, इसका पूर्णांक कितना है? 200। इसमें उसने पहले 40% अंक अर्जित किया, उसको मिला इसका 40%। तो 40% मिलेगा तो 40% होता है 2/5, भिन्न में बनाइए, और 2/5 गुणे 200 करिए। तो उसको कितना मिल गया? उस बच्चे को 80 नंबर मिला। कितना? 200 में उसने 80 नंबर अर्जित किया। ठीक है, फिर देखो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अब दूसरा एक प्रश्न पत्र होता है, सेकंड। तो सेकंड में पूर्णांक है 150। कहता है कि दूसरा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब आप एक बात बताओ, जैसे अगर दोनों की बात करो तो 350, ये पूर्णांक हो गया। अब उसे पास होना है तो 50% लाना है। 50% मतलब 1/2, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 175 नंबर किसी भी हालत में चाहिए, तभी तो पास होगा। और अभी तक कितना अचीव किया है? 80। तो मतलब 80 अगर घटा दें, 5 17 से 8 9, 95 नंबर लाना पड़ेगा। किसी भी हालत में अगर वह 150 में 95 नहीं पाएगा तो पास नहीं होगा। और यह 95 इस 150 का कितना परसेंट है? आप सोच के बताओ। लिखो 95 गुणे 100 बटे 150। करेक्ट है? 50 तिया होता है, 50 दूना होता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा। समझ गए ना आप सभी लोग? मतलब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि 80 नंबर अभी तक प्राप्त किया था। पहला विषय 200 का था, दूसरा कितना था बताएं? दूसरा यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं 150 का था, तो कुल 350 हुआ। 175 नंबर लाना ही लाना है। 80 अभी तक लाया है, 80 घटा दो, 90 80 170 5 75 95 नंबर लाना हो, ये पूछा है। दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। तो न्यूनतम प्राप्त करना मतलब उसे 95 नंबर लाना है। 95 150 का कितना है? 95 गुणे 100 बटे आप 150 कर दो। 50 तिया होता 50, 2 पंचे 10, 2 9 18 19 190। 3 से भाग करें, 3 छंगे 18, 3 तिया 9 63। 63 तो है नहीं, तो कम से कम यहाँ 64% उसे लाना पड़ेगा। इसके लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है।
64% उसे लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के वह परीक्षा क्वालिफाई कर पाएगा। समझ में आ रही बातें? ये रिवीजन है, और इस रिवीजन में हम कोशिश करेंगे, आपको बेसिक भी बताएंगे, आपको थोड़ा टफ सवालों पर भी लेकर जाएंगे, और रिवीजन रेगुलर रखते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करिए ऐसे ही अंकगणित के सवालों के साथ, ऐसे ही ग्राफ तालिका के सवालों के साथ। तो आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में चीजें आई होगी, बताइएगा जैसा होगा। हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल की क्लास इसी तरह से फिर कनेक्ट करेंगे, फिर हम आपको सवालों को देंगे, और किसी दिन हो सकता है पूरी ग्राफ हो, किसी दिन पूरा अंगणित हो, किसी दिन मिक्स एंड मर्ज हो, किसी दिन गेस्ट पेपर हो, तो इसके हिसाब से लगे रहिए, अभी करते हैं अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।